न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। डालेंगे नजर बड़ी खबरों पर पहले देख लेते हैं मुख्य हेडलाइंस। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपी नोमान को लेकर कैराना पहुंची पानीपत CIA, घर से कई दस्तावेज किए बरामद। यूपी में दांतों की डॉक्टर ने 40,000 में किए थे हेयर ट्रांसप्लांट, ये काम करने का किया था दावा। एक और नया खुलासा, 5 की जिंदा जलकर मौत, बस में इमरजेंसी गेट पर थी, सुकून से सोने वाली थी, भाग नहीं सके यात्री। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पानीपत में गिरफ्तार ISI एजेंट नोमान इलाही को श्रीनगर भेज जाने की तैयारी थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना की सूचनाएं भेजने के इनपुट मिले। वो 2 साल से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। शुक्रवार को पानीपत CIA उसे लेकर कैराना पहुंची, जहां उसके घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए। हरियाणा के पानीपत में पकड़े गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट नोमान इलाही को लेकर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कैराना के बाजार में बेगमपुरा निवासी नोमान को 3 दिन पहले पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया था और अब उसके नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे सामने आए हैं। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे पानीपत CIA फर्स्ट की टीम 2 गाड़ियों के काफिले में नोमान इलाही को लेकर कैराना पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में उसके घर का ताला खुलवाया और मकान की गहन तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कई व्यक्तियों के पासपोर्ट और संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इस दौरान मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ISI के एजेंट नोमान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत श्रीनगर भेजने की तैयारी में थे। उसके मोबाइल की WhatsApp चैट से पता चला कि उसे सेना से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी श्रीनगर से भेजने के निर्देश दिए गए थे। बदले में उसे हर सूचना के लिए ज्यादा पैसा देने और मालामाल कर देने का लालच दिया जा रहा था। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब अगली खबर। कानपुर के कल्याणपुर के केशवपुरम की क्लिनिक में डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने घने बाल करने का दावा कर 40,000 रुपए में हेयर ट्रांसप्लांट किया। ये जानकारी रावतपुर पुलिस को दोनों मृतक इंजीनियर के परिजनों से मिली है। अब पुलिस उनसे और तथ्य हासिल कर रही है। गुरुवार को कन्नौज और उन्नाव के 2 युवकों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के पास सिर्फ BDS की डिग्री होने की जानकारी मिली है। DCP पश्चिम के मुताबिक इस डिग्री से हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पनकी पावर हाउस के इंजीनियर विनीत दुबे और फरुखाबाद के इंजीनियर मयंक कटियार की मौत हो गई थी। विनीत दुबे की पत्नी जया ने रावतपुर थाने में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक लाखों रुपए कीमत का ट्रांसप्लांट कुछ हजार रुपयों में किया गया। पति ने इलाज से पहले ही नगद राशि ले ली गई थी। दूसरे मृतक मयंक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने मयंक से 40,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए थे। उसे काफी जटिल प्रक्रिया बताकर 5 घंटे तक सर्जरी की गई। DCP पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच में आरोपी महिला डॉक्टर के फरीदाबाद के कॉलेज से BDS की डिग्री हासिल करने की जानकारी हुई है। इसी डिग्री के आधार पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर के घर पर ताला लगा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है। ये जानकारी रावतपुर पुलिस को दोनों मृतक इंजीनियर के परिजनों से मिली है। अब पुलिस उनसे और तथ्य हासिल कर रही है। गुरुवार को कन्नौज और उन्नाव के 2 युवकों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के पास सिर्फ BDS की डिग्री होने की जानकारी मिली है। DCP पश्चिम के मुताबिक इस डिग्री से हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पनकी पावर हाउस के इंजीनियर विनीत दुबे और फरुखाबाद के इंजीनियर मयंक कटियार की मौत हो गई थी। विनीत दुबे की पत्नी जया ने रावतपुर थाने में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक लाखों रुपए कीमत का ट्रांसप्लांट कुछ हजार रुपयों में किया गया। पति ने इलाज से पहले ही नगद राशि ले ली गई थी। दूसरे मृतक मयंक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने मयंक से 40,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए थे। उसे काफी जटिल प्रक्रिया बताकर 5 घंटे तक सर्जरी की गई। DCP पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच में आरोपी महिला डॉक्टर के फरीदाबाद के कॉलेज से BDS की डिग्री हासिल करने की जानकारी हुई है। इसी डिग्री के आधार पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर के घर पर ताला लगा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है। ये जानकारी रावतपुर पुलिस को दोनों मृतक इंजीनियर के परिजनों से मिली है। अब पुलिस उनसे और तथ्य हासिल कर रही है। गुरुवार को कन्नौज और उन्नाव के 2 युवकों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के पास सिर्फ बीडीएस की डिग्री होने की जानकारी मिली है। डीसीपी पश्चिम के मुताबिक इस डिग्री से हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पनकी पावर हाउस के इंजीनियर विनीत दुबे और फर्रुखाबाद के इंजीनियर मयंक कटियार की मौत हो गई थी। विनीत दुबे की पत्नी जया ने रावतपुर थाने में डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक लाखों रुपए कीमत का ट्रांसप्लांट कुछ हजार रुपयों में किया गया। पति ने इलाज से पहले ही नगद राशि ले ली गई थी। दूसरे मृतक मयंक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने मयंक से 40,000 रुपए ऑनलाइन मंगवाए थे। उसे काफी जटिल प्रक्रिया बताकर 5 घंटे तक सर्जरी की गई। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि जांच में आरोपी महिला डॉक्टर के फरीदाबाद के कॉलेज से बीडीएस की डिग्री हासिल करने की जानकारी हुई है। इसी डिग्री के आधार पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। डॉक्टर के घर पर ताला लगा है। उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई है। आगे बढ़ते अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। मोहनलालगंज में किसान पथ पर स्लीपर बस में आग की घटना के बाद आरटीओ प्रवर्तन संदीप कुमार पंकज मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के निर्देश पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विष्णु कुमार ने बस की तकनीकी जांच की। उन्होंने रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में बस के कागजात तो दुरुस्त मिले, लेकिन तकनीकी स्तर पर बड़ी कमियां सामने आई है। बस में अग्निशमन यंत्र के लिए एक भी यंत्र नहीं था। अंदर यात्री छोटे सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहे थे, जो कि बड़ा जोखिम था। बस के इमरजेंसी गेट के रास्ते में यात्रियों के लिए सीटें लगा दी गई थी। इसके चलते आग लगने पर गेट को खोला नहीं जा सका। बस के अंदर कपड़े के पर्दे लगाए गए थे। ये पर्दे भी आग फैलने का बड़ा कारण बने, जिससे आग तेजी से अंदर फैलती गई। खर्च बचाने के लिए बस के इंटीरियर में अग्निरोधी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सस्ते मटेरियल ने तेजी से आग पकड़ी और बेकाबू हो गई। बस के अंदर की गई वायरिंग में भी सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो संभवतः शॉर्ट सर्किट की बड़ी वजह था। बस की बॉडी का डायमेंशन मानकों के अनुरूप नहीं था। अंदर जाने आने का पैसेज काफी सकरा था, जिससे यात्रियों को निकलने में बड़ी दिक्कत हुई। बसों के पहियों में सेंसर नहीं थे, जो कि महंगी बसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहियों के तापमान पर ड्राइवर की नजर रहती है। उन्होंने घटना की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के निर्देश पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विष्णु कुमार ने बस की तकनीकी जांच की। उन्होंने रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में बस के कागजात तो दुरुस्त मिले, लेकिन तकनीकी स्तर पर बड़ी कमियां सामने आई है। बस में अग्निशमन यंत्र के लिए एक भी यंत्र नहीं था। अंदर यात्री छोटे सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहे थे, जो कि बड़ा जोखिम था। बस के इमरजेंसी गेट के रास्ते में यात्रियों के लिए सीटें लगा दी गई थी। इसके चलते आग लगने पर गेट को खोला नहीं जा सका। बस के अंदर कपड़े के पर्दे लगाए गए थे। ये पर्दे भी आग फैलने का बड़ा कारण बने, जिससे आग तेजी से अंदर फैलती गई। खर्च बचाने के लिए बस के इंटीरियर में अग्निरोधी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सस्ते मटेरियल ने तेजी से आग पकड़ी और बेकाबू हो गई। बस के अंदर की गई वायरिंग में भी सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो संभवतः शॉर्ट सर्किट की बड़ी वजह था। बस की बॉडी का डायमेंशन मानकों के अनुरूप नहीं था। अंदर जाने आने का पैसेज काफी सकरा था, जिससे यात्रियों को निकलने में बड़ी दिक्कत हुई। बसों के पहियों में सेंसर नहीं थे, जो कि महंगी बसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहियों के तापमान पर ड्राइवर की नजर रहती है। उन्होंने घटना की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए उच्च अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के निर्देश पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर विष्णु कुमार ने बस की तकनीकी जांच की। उन्होंने रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को सौंपी है। सूत्र बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में बस के कागजात तो दुरुस्त मिले, लेकिन तकनीकी स्तर पर बड़ी कमियां सामने आई है। बस में अग्निशमन यंत्र के लिए एक भी यंत्र नहीं था। अंदर यात्री छोटे सिलेंडर लेकर यात्रा कर रहे थे, जो कि बड़ा जोखिम था। बस के इमरजेंसी गेट के रास्ते में यात्रियों के लिए सीटें लगा दी गई थी। इसके चलते आग लगने पर गेट को खोला नहीं जा सका। बस के अंदर कपड़े के पर्दे लगाए गए थे। ये पर्दे भी आग फैलने का बड़ा कारण बने, जिससे आग तेजी से अंदर फैलती गई। खर्च बचाने के लिए बस के इंटीरियर में अग्निरोधी मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सस्ते मटेरियल ने तेजी से आग पकड़ी और बेकाबू हो गई। बस के अंदर की गई वायरिंग में भी सस्ते मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो संभवतः शॉर्ट सर्किट की बड़ी वजह था।
बस की बॉडी का डायमेंशन मानकों के अनुरूप नहीं था। अंदर जाने आने का पैसेज काफी सकरा था, जिससे यात्रियों को निकलने में बड़ी दिक्कत हुई। बसों के पहियों में सेंसर नहीं थे, जो कि महंगी बसों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे पहियों के तापमान पर ड्राइवर की नजर रहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। प्रदेश मंत्रिमंडल की शुक्रवार को होने वाली बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मसले पर चर्चा हो सकती है। आयुष विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे विधायी विभाग ने मंजूरी मिल चुकी है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का समायोजन करते हुए योजना का नया प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है। ये प्रस्ताव पिछले काफी समय से विचाराधीन है। बैठक में कैबिनेट पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। आयुष विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे विधायी विभाग ने मंजूरी मिल चुकी है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का समायोजन करते हुए योजना का नया प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है। ये प्रस्ताव पिछले काफी समय से विचाराधीन है। बैठक में कैबिनेट पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रस्ताव रखेगी। आयुष विभाग ने नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे विधायी विभाग ने मंजूरी मिल चुकी है। अब ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और अति सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का समायोजन करते हुए योजना का नया प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है। ये प्रस्ताव पिछले काफी समय से विचाराधीन है। बैठक में कैबिनेट पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रस्ताव रखेगी। आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कॉर्बेट प्रबंधन ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ समेत शेड्यूल 1 के काफी वन्य जीव है। ढेला में रेस्क्यू सेंटर भी है। यहाँ पर प्रदेश में रेस्क्यू किए गए बाघ तेंदुओं को रखा जाता है। यूपी में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत का मामला सामने आने के बाद नैनीताल चिड़ियाघर, टून चिड़ियाघर प्रबंधन ने एहतियातन कदम उठाए। निदेशक साकेत बडोला कहते हैं कि बर्ड फ्लू का कोई प्रकरण नहीं मिला है, पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रेस्क्यू सेंटर में वन्य जीवों के करीब जाने वाले वन कर्मियों को पीपी किट पहनने को निर्देश दिया गया। परिसर में संक्रमण नहीं पहुंचे, इसके लिए प्रबंधन किए गए हैं। वन्य जीवों को दिए जाने वाले भोजन में सावधानी बरतने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सीटीआर में कोई भी वन्य जीव बीमार जैसा दिखता है तो उसकी भी सूचना उच्च अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ते और डालते नजर अगली खबर पर। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और एपीआई उद्योग 11 महीने के भीतर नालागढ़ में काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड हिमाचल में 1400 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। ये उद्योग 150 बीघा में लगेगा। उद्योग विभाग ने कंपनी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराने को कहा। इसमें हिमाचल के करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आगामी सिंगल विंडो को बैठक में इस मामले में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। स्प्रे इंजीनियर पहले इस उद्योग का मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में लगाने कर रही है। इसकी सूचना मिलते ही उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उद्योगपति से मुलाकात कर हिमाचल में निवेश करने को तैयार किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उद्योग विभाग के अधिकारी और कंपनी के बीच इस बारे में पहले ही MOU साइन कराया गया है। अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 150 बीघा में 3 प्लांट लगेंगे। इसमें एपीआई, ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का विकल्प होगा। इसके साथ ही स्प्रे इंजीनियर फार्मा की मशीनें तैयार करेगी। शुरुआत में इस परियोजनाओं को पहले चरण में 30 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। फार्मा की मशीनें भी स्प्रे इंजीनियर तैयार करेगी। देश के कई राज्यों में स्प्रे इंजीनियर ने उद्योग स्थापित किए हैं। हिमाचल में भी 1995 में स्प्रे इंजीनियर ने इंजीनियर गुड्स उद्योग स्थापित किया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में स्प्रे इंजीनियर को जमीन दिखा दी है। इसके लिए मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड हिमाचल में 1400 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। ये उद्योग 150 बीघा में लगेगा। उद्योग विभाग ने कंपनी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कराने को कहा। इसमें हिमाचल के करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आगामी सिंगल विंडो को बैठक में इस मामले में मंजूरी के लिए लाया जा रहा है। स्प्रे इंजीनियर पहले इस उद्योग का मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में लगाने कर रही है।
इसकी सूचना मिलते ही उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उद्योगपति से मुलाकात कर हिमाचल में निवेश करने को तैयार किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उद्योग विभाग के अधिकारी और कंपनी के बीच इस बारे में पहले ही MOU साइन कराया गया है। अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। उद्योग विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 150 बीघा में 3 प्लांट लगेंगे। इसमें API, ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल शामिल है। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का विकल्प होगा। इसके साथ ही स्प्रे इंजीनियर फार्मा की मशीनें तैयार करेगी। शुरुआत में इस परियोजनाओं को पहले चरण में 30 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। फार्मा की मशीनें भी स्प्रे इंजीनियर तैयार करेगी। देश के कई राज्यों में स्प्रे इंजीनियर ने उद्योग स्थापित किए हैं। हिमाचल में भी 1995 में स्प्रे इंजीनियर ने इंजीनियर गुड्स उद्योग स्थापित किया। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में स्प्रे इंजीनियर को जमीन दिखा दी है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में कलेक्टर और SDO के बीच छिड़े घमासान में अब RSS एसोसिएशन भी कूद गई है। एसोसिएशन ने कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। इसके लिए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी पत्र लिखा। दरअसल पिछले दिनों जैसलमेर के पोखरण में तैनात RAS अधिकारी प्रभजोत सिंह गिल का कलेक्टर से विवाद हो गया था। इसके बाद प्रभजोत ने कलेक्टर पर आरोप लगाया कि वे उन्हें मानदंडों के खिलाफ जाकर जांच बंद करने के लिए कह रहे हैं। प्रभजोत ने इसके लिए एक शिकायती चिट्ठी भी सरकार को लिखी, जिसमें कहा गया कि ब्याज माफिया के खिलाफ जब पीड़ितों की शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए पत्रावली चलाई तो कलेक्टर ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाकर धमकाया और जांच बंद करने के लिए कहा। इससे पहले भी प्रताप सिंह के खिलाफ अपने अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रभजोत सिंह ने कलेक्टर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले में RAS एसोसिएशन ने बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसो हड़ताल पर भी जा सकती है। परिषद ने गुरुवार को इस संबंध में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। इसके लिए एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी पत्र लिखा। दरअसल पिछले दिनों जैसलमेर के पोखरण में तैनात RAS अधिकारी प्रभजोत सिंह गिल का कलेक्टर से विवाद हो गया था। इसके बाद प्रभजोत ने कलेक्टर पर आरोप लगाया कि वे उन्हें मानदंडों के खिलाफ जाकर जांच बंद करने के लिए कह रहे हैं। प्रभजोत ने इसके लिए एक शिकायती चिट्ठी भी सरकार को लिखी, जिसमें कहा गया कि ब्याज माफिया के खिलाफ जब पीड़ितों की शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए पत्रावली चलाई तो कलेक्टर ने उन्हें अपने चेंबर में बुलाकर धमकाया और जांच बंद करने के लिए कहा। इससे पहले भी प्रताप सिंह के खिलाफ अपने अधीनस्थों के साथ दुर्व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। प्रभजोत सिंह ने कलेक्टर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले में RAS एसोसिएशन ने बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसो हड़ताल पर भी जा सकती है। परिषद ने गुरुवार को इस संबंध में मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। अब देखते हैं अगली खबर। केंद्र और दिल्ली सरकार देश की राजधानी को वैश्विक स्तर पर एक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की वैश्विक स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया जाएगा। नए संसद भवन और भारत मंडपम सहित दिल्ली के सभी प्रमुख स्थलों को एक पर्यटन सर्किट का हिस्सा बनाकर वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार किया जाएगा। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फिल्म फेस्टिवल करवाकर या फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सब कुछ उस ब्रांडिंग दिल्ली अभियान का हिस्सा होगा, जिसके अंतर्गत इन सभी कामों को करते हुए दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर विकसित किया जाएगा। सरकार इसके लिए विशेष प्रचार अभियान चला सकती है। सरकार राजधानी में इन्वेस्ट समिट कराकर या निवेश को बढ़ावा देना चाहती है। तकनीकी क्षेत्र, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिल्म निर्माण और अन्य सॉफ्ट तकनीकी आधारित उद्योगों को राजधानी में बढ़ावा देने की योजना है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू किए जा सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा तिवारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।